हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल एक टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर लेकर के वैसे इसमें हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है किसी वीडियो का। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, किसने बनाया, कौन देखता है। तो सबसे पहले आती है रेगुलेटरी बॉडी। जैसे कि आप देखते हैं आरबीआई बैंक है। आरबीआई बैंक के लिए जो है, सभी आरबीआई में जाके हमको अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन सभी बैंक्स को जो आरबीआई वो करती है, कंट्रोल करती है, नियम बनाती है। उसी तरह से शेयर मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सेबी के अंतर्गत होता है। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना स्टार्टिंग में एज ए रेगुलेटरी बॉडी हुई थी अप्रैल 1998 में, 1988 में, सॉरी। लेकिन कैम 92 आता है और उस टाइम उसके बाद में उसको रेगुलेटरी बॉडी के साथ उसमें एक्ट का संशोधन किया जाता है और फिर बाद में रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ उसको स्टेचुटरी बॉडी भी बनाया जाता है। और अप्रैल 1992 में फिर उसके स्टेचुटरी बॉडी में क्या होता है कि वो अपने खुद के नियम बना सकते हैं, खुद की एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं वो, और अपने खुद के नियम बनाते हैं, तो उसमें बहुत पावर आ जाती है। तो उसके बाद जब स्कैम 92 हुआ तो अप्रैल 92 में इसको एज ए संशोधन करके इसको बहुत पावर दी गई। तो सेबी है एज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑल शेयर मार्केट। जैसे कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि सेफ है, दिस इज वेरी सेफ। कि इसमें कोई जैसे अभी हम बात करते हैं, कोई कुछ लोग क्रिप्टो में भी डिस्कशन करते होंगे, लेकिन क्रिप्टो में अभी ऐसा कुछ भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। आप क्रिप्टो का आपका कहीं पे है और आपका कहीं वो चोरी हो जाए या वो मिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर ले लिए हैं और अगर प्रॉब्लम आ गई है आपको कि आपको शेयर नहीं दिख रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं या आपका सेल नहीं हो रहा है या बाय नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि ये सब देख रही है, जिसके पास आप जाके शिकायत कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेबी इंडिया के अंदर। अब आती है सेबी ने बनाई, फिर उसमें है एक्सचेंजेस। सेबी के अंदर में आती हैं एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस में सबसे पुरानी एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में उसका स्थापना हुई। फिर आई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे 7 प्रकार की ऑलमोस्ट एक्सचेंजेस है। पहले बहुत सारी एक्सचेंजेस थी। अगर आप कोई जयपुर से बिलोंग करते हैं तो वो जरूर देख पाएंगे कि एक जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, सबके अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज से, लगभग 25 स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन अभी जो है सेबी ने सबको उसको क्लोजर क्लोजर करते करते अभी 7 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कि स्टेट वाइज अगर देखें तो कलकत्ता में भी है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी 7 हैं टोटल मिला के, जिसमें बीएससी एनएससी सबसे फेमस है। और जिनको कमोडिटी का एक्सचेंज करना होता है, कमोडिटीज में, जैसे कि ऑयल में डीलिंग करना है, वीट में, गोल्ड में, इन सब में, तो उनके लिए बनाया है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नवंबर 2003 में। तो इस प्रकार से ये मेजर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में कि जब हम लोग जिसके जो, और एक्सचेंज क्या करती है? एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर्स को आप शेयर से परचेज और सेल करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए क्या? ब्रोकरेज फर्म्स या ब्रोकर्स। हम डायरेक्ट जाके नहीं अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, हमें चाहिए उनके बीच में एक ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं फुल सर्विस टाइम ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिनमें आपने बैंक में अकाउंट खोला, उन्होंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया, उन्होंने आपको डीमेट अकाउंट भी दिया कि शेयर्स भी वो रख पा रहे हैं और बैंक के अकाउंट भी उनके पास है। लेकिन कुछ जैसे अभी जो लेटेस्ट है वो है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म, जो कि जिसके आने के बाद जो एक एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ा है ये स्टॉक मार्केट, कोविड से थोड़ा सा पहले उसके बाद से, कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स बहुत सारी हैं, जैसे ग्रो है, एंजल है, अपस्टॉक्स है। तो ये सब क्या होता है कि बहुत डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं। ये केवल हमें ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट देती हैं, इनमें बैंक अकाउंट नहीं होता है, बैंक अकाउंट्स किसी न किसी से हमें अटैच करते हैं। तो आप सब थोड़ा समझ गए होंगे कि ये ब्रोकरेज फर्म्स, ब्रोकर्स क्या होते हैं। अब हमने ब्रोकर फर्म से वो ले लिया है, ठीक है, जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट हमें मिल गया कि शेयर हम खरीद सकते हैं। लेकिन अब हमने शेयर खरीदे थ्रू ब्रोकर्स, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर खरीदा एसबीआई बैंक का, या आप मान सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एचएएल का, कोई भी एडवाइजरी नहीं है। तो हमने कोई शेयर खरीदा, हमारे अकाउंट में आया, लेकिन वो कहां पर रहेगा? वो क्या वो ब्रोकर के पास रहेगा? नहीं, वो क्या होगा, वो होगा डिपॉजिटरी के पास में। जैसे कि एक बैंक के अंदर हमने कोई सामान रखना चाहते हैं, तो वो बैंक वाले कहाँ कहते हैं, एक डिपॉजिटरी देते हैं। तो इस प्रकार से डिपॉजिटरी होती हैं शेयर मार्केट में, और उनमें है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और एक है सीडीएसएल, जिसकी स्थापना हुई सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड।
सबसे बड़ी जो डिपॉजिटरी है वो है सेंट्रल सीडीएसएल। और मैं आपको बता देता हूं कि सीडीएसएल जो है वो उसका खुद का अपना शेयर भी है, वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड भी है। आप जाके सीडीएसएल का आप खुद जाके शेयर भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बीएससी एक फर्म है, बीएससी अपने आप स्टॉक एक्सचेंज है और वो रजिस्टर्ड भी है, हम जाके उसका शेयर खरीद सकते हैं। ऐसे सीडीएसएल भी है तो सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है और उसका जाके हम शेयर भी खरीद सकते हैं, और उसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं। हमारे शेयर हम जो भी खरीद रहे हैं, जो हमारे अकाउंट में दिखते हैं हमें, वो या तो एनएसडीएल के पास है या वो सीडीएसएल के पास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अभी मैं आपको जस्ट आपको एक ट्रैवल करवा रहा हूं कि हमने जब स्टॉक मार्केट में ऐसा लगता है हमको कि हमने जस्ट जाके शेयर पे बाई बाई पे क्लिक किया और शेयर हमारे अकाउंट में आ गए, लेकिन होता क्या क्या है बीच में क्या क्या होता है उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सेलेक्ट करते हैं एनएसई बीएससी, फिर उसके बाद में हमारे शेयर खरीदे जाते हैं। तो उसके बाद वो कहां जाते हैं, शेयर खरीदने के बाद वो डिपॉजिटरीज में चले गए, डिपॉजिटरी के बाद में। लेकिन डिपॉजिटरी से पहले भी क्या होता है, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैं कि जो जो स्टॉक को क्लियर, जैसे कि हमारे साथ चेक क्लियर करते हैं कि चेक हमने लगाया और चेक बाउंस ना हो, चेक क्लियर हो गया है, चेक क्लियरिंग एजेंसीज हैं। तो ऐसी 5 चेक क्लियरिंग एजेंसीज हैं, जिसमें कि जो मेजर है वो हम दो पढ़ लेते हैं कि आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और है एनसीसीएल, नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड। ये क्या करती है, ये हमारे बाय और सेल को एक क्लियरेंस देती हैं कि हाँ ठीक है, अभी ये आपने इन्होंने किया था, इस डीमेट अकाउंट से ये आया था, ये इसको आपने क्लियर किया, फिर आपने इसको बाय किया है तो उसके अकाउंट में डाला, तो वो गया डिपॉजिटरी के पास में, उसके पास रहेगा, लेकिन ब्रोकर उसको शो करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आप एक शेयर को खरीदने के लिए हम किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें जस्ट एकदम एक क्लिक ऑफ सेकंड्स में लगता है कि हमने बाय किया, सेल किया, वो पूरा हो गया, लेकिन ये सब पीछे, इसके पीछे हो रहा होता है। अब ये है कि ये प्रोसेस था कि हमारे शेयर, अब हमारे शेयर जो है डीमेट अकाउंट में आ गए हैं। अब क्या होता है कि अब हम चलते हैं कि एक जर्नी ट्रेवल करते हैं कि अब हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट जो आता है फिर उसमें उसमें जो कुछ टर्म्स आते हैं कि हम देखते हैं कि कैसी कैसी कंपनीज हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनीज हैं वो हैं लार्ज कैप्स, जो 20,000 करोड़ जिनका मार्केट कैप है, वो कंपनीज जो है उससे अबव जो होती हैं उसको हम लार्ज कैप्स होते हैं। और ये मार्केट कैप होता क्या है, मार्केट कैप बेसिकली होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, वो होते हैं कि जितने भी शेयर्स उस कंपनी ने उस टाइम के लिए निकाले हुए होते हैं, मतलब कि उसको बोला हुआ होता है कि ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स मेरी कंपनी में हैं, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब आने वाले टाइम में अगर कंपनी शेयर्स और बढ़ा सकती है तो वो अलग हो जाता है, लेकिन उस वक्त जितने शेयर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और इनटू हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं या मार्केट कैप बोलते हैं। तो 20,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनीज आती हैं वो आती हैं लार्ज कैप्स में, फिर 5,000 टू 20,000 तक जो आती है वो आती है मिड कैप्स में, और लेस देन 5,000 करोड़ से जो नीचे आती हैं वो हो जाती हैं स्मॉल कैप्स में। लेकिन क्या होता है, 5,000 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, 1,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है फिर एक कैटेगरी और बनती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कैप्स। तो उसमें क्या होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 500, 700 करोड़ तक की जो कंपनीज होती हैं वो माइक्रो कैप्स में आती हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स और बता सकता हूँ कि इनमें भी और चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं ब्लू चिप्स, फिर कुछ लोग टर्म यूज करते हैं ब्लू चिप्स। तो ब्लू चिप्स बेसिकली वो कंपनीज है जो फेमस कंपनीज हैं और जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो मे बी लार्ज कैप्स में जनरली फॉल करती है, लेकिन लार्ज कैप्स या कुछ मिड कैप्स भी हो सकती है, लेकिन मेनली वो लार्ज कैप्स होती हैं। और एक कैटेगरी और होती है जिसमें होती है एमएसएमई या एसएमई। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं उस वो भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर वो भी मोस्टली वो माइक्रो कैप्स में आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट साइज में होती है। मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई की, जो कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के नाम से होता है। तो उसमें क्या होता है जी कि आप जब शेयर खरीदने जाते हैं तो आपको पूरा एक लॉट लेना पड़ता है। वो लॉट का जो वैल्यू है वो मिनिमम 1-1.5 लाख से तो होता ही है, ऊपर ही होते हैं। तो वो एमएसएमई लॉट होता है। वो कुछ कंपनीज के लिए इन्होंने किया है, बीएससी एनएससी दोनों ने ही एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं उनको ऐसी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। कुछ समय के बाद वो अच्छा परफॉर्म करती है तो कुछ कंडीशंस है जिसके बाद वो मेन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जिसके बाद मेन बोर्ड पे आने के बाद फिर उनका शेयर, जैसे कि हम नॉर्मल खरीदते हैं 1 शेयर 2 शेयर, वैसे भी उसको हम खरीद सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि हमने इन सब के ऊपर हमारे चैनल पे आप जब जाएंगे तो आप देख पाओगे कि हमने आईपीओज, एसएमई प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो कैप्स, स्टॉक एजुकेशन, फंडामेंटल एनालिसिस सबके नाम पे हमने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी है हमारे चैनल पे। और आप जाके एसएमई प्लेटफॉर्म्स के और माइक्रो कैप्स के सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं, करते हैं। तो ट्रेडिंग के जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं लॉन्ग टर्म
जिसमें हमें डिलीवरी मिलती है कि हम लोग परचेज करते हैं और हमारे डीमेट अकाउंट में वो शेयर आता है, तो उसे हम बोल देते हैं डिलीवरी या लॉन्ग टर्म में। फिर एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब उसी दिन हमने परचेज किया, उसी दिन हमें सेल करना होता है, तो वो हमारे पास एज ए डिलीवरी नहीं आता है, वो हमारे डीमेट अकाउंट में नहीं आता है। जस्ट वो उसको एज ए जो हमारा ब्रोकरेज फर्म है उसी के अंदर वो दिखता है और उसी के अंदर वो वापस सेल हो जाता है, वो इंट्राडे में आता है। फिर ऑप्शंस और फ्यूचर्स की हम बात करते हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने का एक तरीका है और हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है। सॉरी, फिर हम देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी होती है। ये स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि आपने देखा कोई कुछ समय में आपको लगता है कि कोई कंपनी है उसमें बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आने वाला है या फिर कुछ उसमें ऐसा होने वाला है, आपको लगता है ऐसा कि सेक्टर में कुछ होने वाला है, तो स्विंग ट्रेड लोग लेते हैं कि इसमें जस्ट कुछ वीक्स या मंथ्स का होता है कि जिसमें आपने एंट्री ली और विद इन 1 वीक या 2 वीक्स या विद इन मंथ्स में आप उसको एग्जिट ले रहे हैं अच्छा एक अपना गेन लेके। और एक होती है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको लगता है कि इस सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एनएससी में वो शेयर सस्ता है और बीएसई में वो महंगा है, तो आर्बिट्राज कर लेते हैं, एनएससी से खरीदते हैं और बीएसई में जाके उसको सेल कर देते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जिसमें रिस्क सबसे कम ली जाती है लेकिन अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तभी आप जो है कुछ गेन कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि आपका चार्जेस इतने लग जाएंगे कि आपको फिर उसमें से कुछ गेन नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको बताया था कि हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे पिछले वीक में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो उसको भी आप जरूर जाके देखिए, थोड़ा सा आपको और उसमें से आपको नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स में कौन कौन से जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो काम आती हैं, वो है बुल मार्केट। बुल मार्केट मतलब अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है उसमें बाइज जो है बायर्स हैं वो ज्यादा हैं और उसको शेयर को खरीदा ही जा रहा है, तो जैसे हम शेयर खरीदते रहते हैं तो क्या होता है डिमांड जो है और सप्लाई का जो गेम होता है जिसके कारण शेयर का प्राइस बढ़ता है शॉर्ट टर्म में, तो डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, मतलब कि आपका जो है वो बुल बुल मार्केट चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा है। और ऐसे ही फिर हम करते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट में क्या होता है डाउन ट्रेंड चलता है, बार बार लोग सेल आ रहे हैं और बेच रहे हैं, आ रहे हैं बेच रहे हैं, आ रहे हैं बेच रहे हैं। जैसे कि हम देखा था हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, वो रोज उसमें अडानी के शेयर थे वो डाउन 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 आ रहे थे, तो क्या हो रहा था डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि उस शेयर में वो हमेशा सेल लगा हुआ था कि सब लोग जाके सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे। एक होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म तक एक ही पोर्शन में वो चलता रहता है कि कभी 10 रुपए ऊपर है तो 10 रुपए नीचे है, फिर 10 रुपए ऊपर है नीचे है, बस एक एक ही एरिया में वो ट्रेवल करता था, उसको बोलता है साइडवेज चल रहा है कि ना ज्यादा कुछ ऊपर बुल की तरह है ना ज्यादा बियर की तरह है। और फ्रेंड्स अभी क्यों आए हैं बुल और बियर टर्म्स, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें कि बियर जो होता है ना, बियर बियर भालू। भालू का क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है वो अपने हाथ से अपने शरीर से उसको दूसरे अपने जो उसको आक्रमण करता है तो उसको दबाता है, हाथ से दबाता है, तो बियर मार्केट होता है डाउन जाने वाला मार्केट। और बुल जो होता है बुल, वो अपने सींगों से उसको उछालता है और सींगों से वार करता है और सींगों से उछालता है सामने वाले अपोनेंट को, तो इसलिए उसका उसका जो उसका टेंडेंसी है वो उसको अप ले जाने की होती है अपने अपोनेंट को जो उस पर अटैक करता है। तो इसलिए ये जस्ट जो वर्ड्स हैं वो इस टाइप से आए हुए हैं, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको जस्ट शेयर कर रहा था। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और टर्म्स हैं जो कि काम आते हैं, जैसे रिपोर्ट्स और डेटा के रूप में आते हैं। जैसे एनुअल रिपोर्ट आती है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, तो हर साल कंपनी में लाइबिलिटी है एक 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 कि एक फ्रॉम सेबी की आपको एक साल की एक सालाना एक रिपोर्ट निकालनी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं वो। हाफ ईयरली क्वार्टरली भी प्रेजेंटेशंस बनती हैं और एमएसएमई कंपनीज के लिए हाफ ईयरली निकालना जरूरी है और सभी मेन बोर्ड कंपनीज के लिए क्वार्टरली निकालना जरूरी है, तो वो लोग निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे और बीएसई एनएससी की वेबसाइट पे भी वो होता है, आप जाके जरूर उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही कॉन कॉल्स होती हैं कि जिसमें इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है कि आप हमें फोन कीजिए, हमसे क्वेश्चंस पूछिए हमारे एनुअल एजीएम में या क्वार्टरली जो मीटिंग्स होती हैं, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी हमें अवेलेबल होती हैं, वो भी हमें जाके पढ़नी चाहिए। तो वो एक टर्मिनोलॉजी है कॉन कॉल की, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो होती है उसका आप जाके डिस्कशन देख सकते हैं। और ऐसे ही जब आईपीओ आता है, जब फर्स्ट टाइम जब आईपीओ लेके आती है कंपनी, तो एक डीआरएचपी रिपोर्ट निकालती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बहुत लेंदी बहुत ही डिटेल्ड कंपनी का होता है। वो फर्स्ट टाइम जब कंपनी रजिस्टर होने वाली होती है तब उस टाइम उसको वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट लेके आती है, उसको बोलते हैं हम डीआरएचपी, आईपीओ के टाइम पे आती है।
तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं कि हमने ये देखा, अब हमने पोर्टफोलियो मेकिंग पे आते हैं कि हम एसेट एलोकेशन करते हुए, डाइवर्सिफिकेशन करते हुए हम अपना पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश करते हैं। और पोर्टफोलियो के लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस साल के फर्स्ट वीडियो में, आप जाके उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि एसेट को कैसे एलोकेट किया जाए, एसेट एलोकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। थोड़ा और डिटेल में जाना है तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके जरूर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि थोड़ा सा हम पार्ट 2 में थोड़े से एडवांस टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे बायबैक क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शेयर मार्केट में विक्स क्या होता है, बिड और आस्क क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल्स क्या होते हैं। तो इन सबको लेते हुए हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम आपके साथ में, जिसमें हम और थोड़े से एडवांस टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था इस वीक का वीडियो। आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी ये जर्नी अगर शुरू कर रहे हैं एज ए बिगिनर हैं, तो प्लीज पहले बहुत ज्यादा स्टडी कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बनेगा और आप लॉन्ग टर्म इसमें रह पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये जगह अच्छी नहीं है और चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो गया, कुछ होगा। तो फ्रेंड्स हम बस आपसे यही कहते हैं कि आप स्टडी कीजिए और फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, और चैनल पे अगर नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं, ये था इस वीक का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।